देखिए बेटा, ये सवाल अपन को डिस्कस करना था इसमें कि निम्न में से कौन सा दिए गए गुणधर्म के लिए सही मिलान नहीं है। बेटा मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बार बार लिखने की बजाय उसे ONPH की फॉर्म में मैं लिख दूंगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है एग्जैक्टली बेटा? ये बेंजीन रिंग और ये हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बेटा। ठीक है, क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। और एक आपके पास में क्या दिया हुआ है बेटा? पैरानाइट्रोफिनोल। तो ये हो जाएगा बेटा क्या? पैरानाइट्रोफिनोल बेटा। ठीक है, इन दोनों में कुछ प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हुए चलना आपको। पहला क्या दिया हुआ है बेटा कि वाष्पशीलता जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की पैरानाइट्रोफिनोल से ज्यादा दी गई है। समझना है अपन को बेटा कि सही की गलत, चेक करिएगा। अगर मैं बात करूं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बेटा, तो इसमें अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल आपस में चेक करूं बेटा उनकी इंटरेक्शन, तो बेटा एक्चुअली इसमें होगा क्या कि यहां पर इसका H और इसका ऑक्सीजन के बीच में ये H बॉन्डिंग हो रखी है, इधर ये H बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है बेटा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताइए बेटा कैसी H बॉन्डिंग है? बताइए बेटा, अंतर अणुक या अंतः अणुक? अंतः अणुक H बॉन्डिंग है। अंतः अणुक मतलब इस मॉलिक्यूल को बेटा इस दूसरे मॉलिक्यूल से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है बेटा। भाई एक तरह से मैं कहूं तो बेटा देखो, इसने अपना ही हाथ पकड़ा है कि किसी दूसरे का? बेटा देखो अपना ही हाथ पकड़ा है इसने, यानी इसको अपने पड़ोसी से कोई ज्यादा मतलब है ही नहीं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अंतःअणुक H बॉन्डिंग है और इसमें बेटा संगुणन जो है वो क्या है? कम है इन दोनों के बीच में। संगुणन कम है, दैट मीन्स इंटरेक्शन अंतरक्रिया कम है बेटा। अरे भैया संगुणन कम है, दैट मीन्स इंटरेक्शन क्या है? जवाब दो, कम है दोनों के बीच में बेटा। और इंटरेक्शन अगर कम होगी तो वाष्प ज्यादा बनेगी बेटा, वाष्प ज्यादा बनेगी। अरे बहुत सिंपल सा है, 10वीं क्लास के हिसाब से सोचोगे तो भी आ जाएगा कि अगर बेटा इंटरेक्शन की मैं बात करूं, अंतरक्रिया की बात करूं, तो देखो गैस से ज्यादा अंतरक्रिया द्रव में होती है और द्रव से ज्यादा ठोस में होती है बेटा। भाई गैस में स्पीशीज दूर दूर होती है बेटा, द्रव में उसकी तुलना में पास होती है अंतरक्रिया ज्यादा होने के कारण, और ठोस में और ज्यादा इंटरेक्शन होने से पास होके चिपक जाती है बेटा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर अंतरक्रिया नहीं है तो वाष्प ज्यादा बनेगी क्योंकि स्पीशीज दूर दूर रहेंगी बेटा, यानी इसमें वाष्प ज्यादा बनेगी। किसमें? ऑर्थो में। तुलना करें पैरानाइट्रोफिनोल के साथ में बेटा, तो एक्चुअली इसमें स्टेरिकली अप्रोचेबल ना होने के कारण त्रिविम रूप से बेटा ये H इस ऑक्सीजन के तक नहीं पहुंच पाएगा बेटा। तो ऐसी स्थिति में इसको बेटा अंतर अणुक H बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अरे कौन सी H बॉन्डिंग बेटा? अंतर अणुक H बॉन्डिंग इसको करनी पड़ेगी। और अंतर अणुक H बॉन्डिंग अगर हो रही है या साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या इन दोनों में संगुणन हो रहा है बेटा? बिल्कुल हो रहा है बेटा, संगुणन ज्यादा है। संगुणन ज्यादा है दैट मीन्स इनके मध्य इंटरेक्शन अंतरक्रिया क्या है भैया? ज्यादा है। इंटरेक्शन इनके बीच में आपस में क्या है? ज्यादा है। और इंटरेक्शन अगर ज्यादा है बेटा तो ये वाष्प ज्यादा बनाएंगे कि कम बनाएंगे? ये वाष्प कम बनाएंगे बेटा। भाई वाष्प बनने के लिए इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए बेटा स्पीशीज के अणुओं के बीच में। अगर ज्यादा अंतरक्रिया होगी तो वो गैस से द्रव और द्रव से ठोस की तरफ चला जाता है। वाष्प बनानी है तो अंतरक्रिया नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो वास्तव में वाष्पशीलता यानी वाष्प बनाने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है? ऑर्थो की या पैरा की? ऑर्थो की ज्यादा बताई मैंने बेटा। यहाँ किसकी ज्यादा दी हुई है? ऑर्थो की। यानी ये बात तो एकदम सही है बेटा। इसने सही पूछा है कि गलत बेटा? इसने गलत मिलान पूछा है। ठीक है, सेकंड चेक किया जाए बॉइलिंग पॉइंट। फिर समझिएगा कि अगर बेटा पैरानाइट्रोफिनोल में संगुणन ज्यादा है, मतलब ये दोनों आपस में मिलके रहना चाहते हैं, तो बेटा जो आपस में मिलके रहना चाहते हैं अगर उन्हें दूर करना हो, भाई बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना होता है बेटा कि ओवरऑल अणुओं को दूर ही तो करना है।
इनको दूर दूर करना है बेटा, जबकि ये बेचारे हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए थे। तो बेटा क्या ये आसानी से दूर होंगे कि टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा? ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बेटा, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, दैट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और यहां बेटा इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा, इसकी इसके साथ H बॉन्डिंग थोड़ी है बेटा। जब H बॉन्डिंग नहीं है तो बेटा ये आसानी से दूर हो जाएंगे कम टेम्परेचर देने पर भी बेटा, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम रहेगा। तो बेटा वास्तव में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा प्राप्त हो रहा है? पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिल रहा है बेटा, जबकि यहां पर किसका ज्यादा दिया हुआ है? ऑर्थो का। तो ये वाला इसमें बिल्कुल गलत हो गया बेटा। अरे समझे क्या भाई? तीसरा चेक करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य। शांत से समझिएगा बेटा कि इनमें से अम्लीय सामर्थ्य किस वजह से होगी? H प्लस देने की जो प्रवृत्ति होगी ना बेटा, H प्लस जो आसानी से देगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। उसकी अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी जो क्या आसानी से दे? H प्लस आसानी से दे। ध्यान दीजिएगा बेटा इस बात पे कि इसमें बॉन्डिंग जो हो रही है अंतः अणु को हो रही है, एक ही अणु के अंतर्गत हो गई, जबकि यहां बॉन्डिंग जो है बेटा दो अणुओं के बीच में हो रही है। यहां भी H बॉन्डिंग है, यहां भी H बॉन्डिंग है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, सामर्थ्य जो होती है ना बेटा, सामर्थ्य H बॉन्डिंग की, H बॉन्डिंग की सामर्थ्य मजबूती बेटा, वो इंटर से इंट्रा में ज्यादा, सॉरी अंतर अणुक से ज्यादा होती है। किसमें? अंतः अणुक में। सिंपल वे में समझाता हूं आपको, प्रैक्टिकल बात सोचो। खुद का हाथ ज्यादा मजबूती से पकड़ा जाएगा कि किसी दूसरे का? ज्यादा मजबूती से किसका हाथ पकड़ा जाएगा? खुद का हाथ बेटा। खुद का हाथ अगर है तो ज्यादा मजबूती से पकड़ा जाएगा बजाय किसी दूसरे के हाथ पे बेटा। ये H किसी और का है, ऑप्शन किसी और का, लेकिन इसमें बेटा घर की बात है, खुद का हाथ ज्यादा मजबूती से पकड़ा जाएगा, ये बंध हमेशा ज्यादा स्ट्रोंग होगा बेटा बजाय इस बंध के। है ये भी H बॉन्ड, ये भी H बॉन्ड, लेकिन ये अंतः अणु का है और ये अंतर अणु का बेटा। और जब बात बेटा इस H प्लस को निकालने की चलेगी, अम्लीय सामर्थ्य मतलब क्या देना है? H प्लस देना है बेटा। और H प्लस देने की जब बात चलेगी बेटा, तो सीधी सी बात है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला बंध जो है वो ज्यादा मजबूत है बेटा, और ज्यादा मजबूत है तो ये वाला H प्लस जो है आसानी से नहीं मिलेगा, और ये H प्लस आसानी से नहीं मिलेगा, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी। किसकी? ऑर्थो वाले की बेटा। अरे समझे क्या? तो तीसरा जो था ये भी एकदम सही था। फिर सुन लीजिए बेटा, प्रैक्टिकल वे में अगर मैं आपको समझाते हुए चलूं तो प्रैक्टिकल वे में साफ साफ ये निकल के आता है कि खुद का हाथ पकड़ना ज्यादा, या खुद का हाथ अगर पकड़ा हुआ है तो ज्यादा मजबूती से पकड़ा जाएगा बजाय किसी दूसरे का हाथ पकड़ने के बेटा। यानी हमेशा जो अंतः अणुक वाली H बॉन्डिंग है वो अंतर अणुक H बॉन्डिंग से ज्यादा मजबूत होगी। अरे है दोनों H बॉन्डिंग, माना दोनों H बॉन्डिंग है बेटा, दोनों पे फर्क आएगा, लेकिन 19-20 अगर मैं फर्क देखना चाहूं दोनों में से, तो दोनों में 19-20 फर्क में बेटा ज्यादा मजबूती से कौन सा जुड़ा हुआ होगा? जो अंतः अणु को। और अगर ये H ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है तो आसानी से मिलेगा नहीं, और आसानी से H प्लस नहीं देगा तो अम्लीय सामर्थ्य क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी बेटा। तो वास्तव में अम्लीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा होनी चाहिए? पैरा की, और पैरा की ही ज्यादा दी गई है, या ऑर्थो की कम होनी चाहिए, ऑर्थो की कम दी गई है। एकदम सही है बेटा। क्या ये सवाल समझ आया आप लोगों को बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 बार रिवाइज करके बार बार देख के इसे अच्छे से लिखना बेटा आप लोग, ठीक है भैया। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में एक और सवाल। सवाल क्या बेटा? एक तरह से मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सवाल की फॉर्म में समझाते हुए चल रहा हूं अब आपको, ताकि ये भी आपको आइडिया रहे कि सवाल कैसे बन सकता है। भाई दोनों चीजें पता होनी चाहिए ना बेटा, थ्योरी भी और सवाल कैसे बन सकता है वो भी बेटा। देखिए क्या पहला दिया हुआ है कि कौन सा H बॉन्डिंग नहीं दर्शा सकता, ये सवाल है, उसमें पहला ऑप्शन है HCN। एग्जैक्ट HCN की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती है बेटा HCN, माना कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन गौर करिए तो ये कार्बन बेटा क्या sp हाइब्रिडाइज्ड है क्या? और sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है ना बेटा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेटा
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होती है बेटा। देखो En जो होती है ना बेटा, En का क्रम sp हाइब्रिडाइज कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 कार्बन की होती है और फिर sp3 कार्बन की होती है बेटा, पहले भी आपको बताया जा चुका है। और sp हाइब्रिडाइज की En जो है 3.25 के आसपास रहती है बेटा, या मैं कह दूं कि 3 से कुल मिलाकर ज्यादा होती है बेटा। और अपन ने क्या शर्त बताई थी बेटा कि H के साथ X जुड़ा हुआ हो, X के साथ क्या क्या बताए थे, फोन में बेटा वो एलिमेंट आ रहे हैं जिसकी विद्युत ऋणता 3 या 3 से ज्यादा है, तो इसकी भी विद्युत ऋणता बेटा 3 से ज्यादा आ गई, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर बेटा मुझे बताइए क्या सफिशिएंट ध्रुवता प्राप्त होगी? बिल्कुल होगी बेटा, सफिशिएंट ध्रुवता यहां मिलेगी, बिल्कुल प्राप्त होगी। क्या पड़ोसी स्पीसीज के पास में बेटा यहां पर जो इसके साथ में एच बॉन्डिंग करने की स्थिति में उसके पास लोन पेयर है क्या? चेक करते हैं। नाइट्रोजन संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 ने बंद बना रखा है, एक लोन पेयर बाकी है बेटा। यानी क्या यहां एच बॉन्डिंग हो पाएगी बेटा? बिल्कुल यहां एच बॉन्डिंग संभव है बेटा। माना कि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा कार्बन देखा गया जिसकी विद्युत ऋणता 3 से ज्यादा थी और इसने एच बॉन्डिंग करी। स्पेशल केस है बेटा, या मैं कहूं कि कंसेप्चुअली समझ सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा। क्या बोला गया कि फोन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे ले लिया जाता है एच बॉन्डिंग में बेटा, अगर पास में कोई लोन पेयर भी अवेलेबल हो तो। कंसेप्ट क्या है उस बात के पीछे? उस बात के पीछे कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए जिसकी विद्युत ऋणता 3 या 3 से ज्यादा हो बेटा, और पास में लोन पेयर भी हो, तो यहां पर यह काम आसानी से हो गया। पहले में तो एच बॉन्डिंग है, बिल्कुल है बेटा। HCN की स्पीसीज आपस में एच बॉन्डिंग प्रदर्शित कर सकती हैं बेटा, लेकिन कौन सी? अंतःअणुक की अंतरणुक? ये होगी अंतरणुक बेटा, दो अणुओं के बीच में। दूसरा बेटा एक आपको दिया हुआ है, ये है क्या? एसीटोन। और बेटा CHCl3 इसे कहा जाता है क्या? क्लोरोफॉर्म। एक है एसीटोन और एक है क्लोरोफॉर्म बेटा। फिर वही बात है यहां पर भी बेटा कि इसके पास लोन पेयर है, इसको कोई तकलीफ नहीं है, और यहां हाइड्रोजन बेटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज आप गौर करिएगा थोड़ी सी कि कार्बन जो है बेटा 3 ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। यानी बेटा स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। और क्या ये सारा मिलाकर तुलनात्मक रूप से बेटा इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी करेगा? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देगा? कमी कर देगा। और कार्बन के अगर ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो बेटा कार्बन किससे छीनेगा? ले दे के इलेक्ट्रॉन हमेशा फाइनली किससे छीने जाते हैं? बेचारे हाइड्रोजन से बेटा। हुआ क्या कि 3 क्लोरीन इस कार्बन से जुड़े हुए थे जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहे थे। ऐसे में बेटा कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉनों की कमी के मारे बेटा किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा? हाइड्रोजन से छीनेगा, और हाइड्रोजन से छीनेगा तो हाइड्रोजन पर सफिशिएंट प्लस आएगा बेटा। फाइनली ये प्लस किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? H के ऊपर बेटा। तो कंडीशन क्या रह जानी है इसमें? देखिएगा बेटा कि ओवरऑल मैं ये लिखूंगा इसमें इस तरह से कि ये तो पूरा प्रोसेस हुआ, फाइनली क्या रहा बेटा? क्या इस पर सफिशिएंट बेटा, इस पर सफिशिएंट प्लस आ पाएगा क्या बेटा? पार्शियल बिल्कुल आ पाएगा सफिशिएंट बेटा। और सफिशिएंट अगर प्लस आएगा तो क्या ये एच बॉन्डिंग करने की स्थिति में है? बिल्कुल बेटा ये एच बॉन्डिंग करने की स्थिति में होता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में आपस में एच बॉन्डिंग होती है, इंटरेक्शन होती है। यानी क्या जब आप एसीटोन के एक विलयन को और क्लोरोफॉर्म के एक विलयन को आपस में मिला दोगे तो क्या एसीटोन और क्लोरोफॉर्म आपस में मिलना चाहेंगे? बिल्कुल मिलना चाहेंगे। क्या ज्यादा अंतर क्रिया करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अंतर क्रिया अगर ज्यादा करेंगे तो वाष्प ज्यादा बनेगी कि कम बनेगी? सोच लो आराम से बेटा। अरे मैं क्या कह रहा हूं कि एसीटोन व एल्कोहल में, सॉरी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म
में H बॉन्डिंग हो रही है, यानी बेटा कुल मिलाकर अंतर क्रिया या इंटरएक्शन में लिख दूं बेटा, इंटरएक्शन कुल मिलाकर बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई बेटा। किस किस के बीच में? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में मिला डाला, तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म को पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रही है? एच बॉन्डिंग हो रही है। और बेटा अंतर क्रिया बढ़ गई। अगर इंटरेक्शन बढ़ेगी तो वाष्प ज्यादा बनेगी कि कम? कम बनेगी बेटा। अरे कितनी बार तो समझा दिया, गैस में अंतर क्रिया बढ़ने पर द्रव बनता है और द्रव में अंतर क्रिया बढ़ने पर ठोस बनता है बेटा। अंतर क्रिया बढ़ने के साथ में स्थिति आती है बेटा। तो अंतर क्रिया अगर बढ़ेगी तो वेपर कम रह जाएगी बेटा। अरे बात समझ आई क्या बेटा? यानी इन दोनों का जो मिश्रण है वो उम्मीद से कम वाष्पशीलता प्रदर्शित करता है। उसके विलयन में फाइनली जो वेपर मिलती है ना बेटा, वाष्प मिलती है, वो उम्मीद से कम मिलती है बेटा। नेक्स्ट लिखा हुआ है HCl। अब देखिए बेटा, बात यह कि HCl की अगर मैं बात करूं, जैसे ही मैं ये पॉइंट बोलूंगा, जो भी बच्चे बेटा साथ में रिवीजन करते हैं, करना चाहिए, उनके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था। मैंने एक लाइन बोली थी कि जिनकी भी विद्युत ऋणता 3 या 3 से ज्यादा हो, अगर उनके साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उस पर बेटा पर्याप्त रूप से ध्रुवता आती है और वो फाइनली अगर पास में लोन पेयर अवेलेबल हो तो एच बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्या क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3 या 3 से ज्यादा है कि नहीं है? अरे आप नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता की अगर बात करो ना बेटा, नाइट्रोजन और क्लोरीन में, तो बेटा क्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी HCl में H बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। नहीं पूछा है ना बेटा, नहीं मिलती। क्यों? कारण समझो। देखिए बेटा, बात यह आती है कि NH3 में H बॉन्डिंग होती है और HCl में H बॉन्डिंग नहीं होती। बड़ी तकलीफ दे स्थिति है बेटा कि भाई साथ में तो हाइड्रोजन ही चिपका हुआ है ना दोनों में। अब जब दोनों में साथ में हाइड्रोजन चिपका हुआ है तो ऐसी स्थिति में आखिर हुआ क्या ऐसा कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा विद्युत ऋणी होने के बावजूद NH3 में H बॉन्डिंग देखने को मिली, नाइट्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी होने के बावजूद HCl में H बॉन्डिंग देखने को नहीं मिली, जबकि नाइट्रोजन के साथ में H बॉन्डिंग देखने को मिल गई बेटा। आखिर ऐसा क्या हुआ? समझाता हूं, कंसेप्चुअली समझे बेटा। होता क्या है बेटा एग्जैक्टली कि ये H प्लस इसके साथ में भाई आंशिक इस पर धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश होगा। ऐसे ही बेटा इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक क्या होगा? ऋणावेश होगा। होता क्या है बेटा कि क्लोरीन का आकार होता है बड़ा। किसका? क्लोरीन का। नाइट्रोजन की तुलना में क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। अगर क्लोरीन का आकार बड़ा है तो ऐसे में हाइड्रोजन का जो प्लस है ना बेटा, हाइड्रोजन का प्लस, इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्लोरीन का आकार बड़ा है। तो ऐसे में ये जो H प्लस है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दैट मींस इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए। किसकी तरफ? H प्लस की तरफ। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी थी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बहुत कम रह जाएगा, बहुत छोटा सा बेटा। और इसका नेगेटिव भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नेगेटिव का कारण था इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना, लेकिन वो किसकी तरफ चले गए? H प्लस की तरफ बेटा। ऐसे में क्या हुआ? नाइट्रोजन का आकार छोटा था और नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण H का जो प्लस है इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पा रहा, क्योंकि नाइट्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉनों पर मजबूती से आकर्षण है। और क्लोरीन में बेटा इसके नाभिक की इलेक्ट्रॉनों के साथ दूरी बढ़ गई आकार बड़ा होने के कारण, तो क्लोरीन के नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉनों पर मजबूती से आकर्षण नहीं रहा। कौन फायदा उठा गया? हाइड्रोजन।
और इसका प्लस जो था इलेक्ट्रॉनों की कमी वाला वो रह गया कम, और अगर प्लस कम रह गया तो ध्रुवता कम रह जाएगी, H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। फाइनल लाइन क्या कि NH3 में H बॉन्डिंग होती है, जबकि क्लोरीन की विद्युतीनता नाइट्रोजन के सिमिलर या थोड़ी उससे ज्यादा होने के बावजूद HCl में H बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि क्लोरीन का आकार नाइट्रोजन से बड़ा है। सवाल तो यही बनेगा बेटा। आगे एक्सप्लेनेशन मैंने क्या बताया कि क्लोरीन का आकार बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को H+ अपनी ओर छीन लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और इसमें H बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी बेटा। क्लियर हुई यहां तक की बात बेटा? नेक्स्ट जो है बेटा, एक स्ट्रक्चर दिखी हुई है मैंने, और मैं उसे बेटा थोड़ा दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। ये है बेटा एग्जैक्टली बताऊं आपको तो ये होता है CCl3CHO। CCl3CHO दोबारा बनाता हूं। इसे कहते हैं क्लोरल, क्लोरल बोलते हैं बेटा। और जब H2O इस पर अटैक करता है तो फाइनली ये मिलता है बेटा, जिसे कहते हैं क्या, क्लोरल हाइड्रेट। अब बेटा ऑर्गेनिक में एक खास चीज पढ़ी जाती है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH जो है वो स्टेबल नहीं होते। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए तो वो स्टेबल नहीं होते, ये ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट बेटा एक ऐसा स्पेशल एग्जाम्पल है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल होते हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण है बेटा H बॉन्डिंग। भाई 3-3 लोन पेयर होता है ना बेटा इसके पास में, उसमें से एक लोन पेयर के साथ ही H बॉन्डिंग कर लेगा। अब बेटा जैसे ही मैं ये बनाऊंगा बहुत सारे सवाल दिमाग में आएंगे कि 2-2 तकलीफें थी क्या, कि एक तो एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होने चाहिए थे, और साथ में आपने क्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग करवा दी। अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि क्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग नहीं होती, क्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग नहीं होती, और आप बोल रहे हो कि होती है। क्या मजाक लगा रखा है? एक्चुअली बात ये बेटा कि यहां पर क्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग होने का कारण है क्योंकि यहां पर H बॉन्डिंग विद रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर बेटा क्या हो रहा है, H बॉन्डिंग विद रिंग फॉर्मेशन विद कीलेशन। और कितने मेंबर रिंग बन रही है, गिनो बेटा, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 मेंबर रिंग बेटा, यानी 2-2 रिंग बन रही है, कीलेशन हो रहा है। और अगर कीलेशन होता है ना बेटा तो कीलेशन होने पर स्थायित्व बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा बेटा। तो ये वाला क्लोरीन, अरे विद्युत ऋणता तो इसके पास सफिशिएंट थी ना, बिल्कुल थी सफिशिएंट बेटा इसके पास विद्युत ऋणता, और ये वाला हाइड्रोजन जो है बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं थी बेटा। लेकिन बात यह आई कि आप कहोगे कि क्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग करा क्यों रहे हो। ध्यान दीजिए कि अगर अकेला क्लोरीन है नॉर्मल तरीके से तो वो H बॉन्डिंग करने के लायक नहीं होता, लेकिन अगर बेटा क्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग हो रही है और विद कीलेशन अगर हो रही है, यानी रिंग फॉर्मेशन के साथ अगर H बॉन्डिंग हो रही हो, तो फिर क्लोरीन H बॉन्डिंग कर सकता है। अगर बिना रिंग फॉर्मेशन क्लोरीन देखें तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर रिंग फॉर्मेशन के साथ है तो वो H बॉन्डिंग कर पाएगा बेटा। स्पेशल केस है। साइंटिस्टों का दिमाग तभी तो सोचने में आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में थे। उन्होंने देखा तो क्या पाया कि वहां पर H बॉन्डिंग हो रखी थी। उनका दिमाग खराब हो गया, तो बेटा उन्होंने एक लाइन और लिख दी, क्या कि क्लोरीन नॉर्मली H बॉन्डिंग नहीं करता, लेकिन अगर विद रिंग फॉर्मेशन बात हो रही हो तो फिर वो करने की औकात रखता है H बॉन्डिंग बेटा।
और कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर यहां पर CCl3 वाले केस में H बॉन्डिंग हो रही है तो CF3 वाले केस में होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी बेटा। अरे भाई, अगर मैं CF, F और F लगा दूं तो क्या वो H बॉन्डिंग नहीं करेगा? बिल्कुल वो भी करेगा बेटा। फ्लोरल हाइड्रेट उसे बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे? फ्लोरल हाइड्रेट। तो बेटा बात ये कि सवाल था कि निम्न में से कौन सा H बॉन्डिंग नहीं दर्शाता? HCN में होगी, इन दोनों के बीच में होगी बेटा, HCl में नहीं हो पाएगी। यहां क्लोरीन जो है वो H बॉन्डिंग कर पाएगा, कारण क्योंकि यहां पर बेटा विद रिंग फॉर्मेशन H बॉन्डिंग हो रही है बेटा। क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं इस स्पीसीज को। क्या ये क्लियर है बेटा आप लोगों को? देखिए सवाल है, साथ में इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, कैसे सवाल बन सकता है समझ आ गया आपको बेटा? नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में 15, 16 और 17 ग्रुप के हाइड्राइड होके बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा। देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट के लिए बेटा जो मेजर पॉइंट जिम्मेदार है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट। अगर इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। और एक्चुअली बेटा इसी में या नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, इनके बीच में जो नॉर्मल अट्रैक्शन फोर्स है ना बेटा, उसे बोलते हैं वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स। कैसे क्यों है आ जाएगा बेटा वो, या तो इसमें या नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ में बेटा इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए, देखो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो बेटा, मैं काफी समय से चिल्ला रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में करना क्या होता है? स्पीसीज को दूर करना होता है। और अगर किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो दूर करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बात यह कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कायदे से क्या होना चाहिए बेटा, बाद में लिखना, एक बार समझ लो पहले पूरा। इनमें टॉप टू बॉटम जब मैं जा रहा हूं, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने के साथ में बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। ये लो मैंने दोनों में चिपका दिया। ये लो भाई, लेकिन डेटा कुछ अलग ही बोल रहे थे बेटा। तथ्य जो हैं, जो इनके प्रैक्टिकल वैल्यू अलग ही बोल रही थी। और उनमें जो समस्या थी वो समस्या थी बेटा इनको लेकर के। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था ना बेटा, वो उम्मीद से ज्यादा मिल रहा था। और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के उम्मीद से ज्यादा मिलने का कारण कुछ कुछ आप समझ सकते हो। FON के सब बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उनके साथ डायरेक्ट चिपका हुआ हाइड्रोजन, क्या इनमें एक्स्ट्रा में H बॉन्डिंग है? बिल्कुल है बेटा, जो कि बाकियों में नहीं है। यानी बेटा मैं ये कह सकता हूं कि इनके लिए मॉलिक्यूलर वेट देखोगे सिर्फ और सिर्फ। क्या देखोगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इनके केस में बेटा एक्स्ट्रा में क्या आ गई? H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग आ गई तो इंटरेक्शन बेटा, एक्स्ट्रा में इंटरेक्शन आ गई, और एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आएगी तो दूर करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। कारण है H बॉन्डिंग बेटा। अब वो कैसे रहेगा देखते जाइए बेटा, एक बार पूरा प्रोसेस समझिए आसानी से। पहला केस अपन देख चुके हैं मॉलिक्यूलर वेट वाला। दूसरा केस मैंने क्या बोला कि अगर H बॉन्डिंग मिलेगी तो भी मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन इसकी सामर्थ्य व हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या, हाइड्रोजन बंधों की संख्या
दोनों मिलकर बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करती है। किसकी सामर्थ्य? एच बॉन्डिंग की सामर्थ्य। लो ऐसे लिख देता हूं बेटा, ठीक है। एच बॉन्ड की सामर्थ्य और एच बंधों की संख्या दोनों मिलकर एच या मैं कहूं बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित करती है। देखिएगा बेटा, मैंने बोला कि एच बॉन्डिंग अगर ज्यादा तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा बेटा, ठीक है। ये लो तुलनात्मक रूप से बेटा बाकियों के कंपैरिजन में। अब बात क्या कि HF, H2O और NH3 अगर देखा जाए तो तीनों में बेटा विद्युत ऋणता के अंतर का क्रम डेल्टा EN, विद्युत ऋणता के अंतर का क्रम ये है। फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ ये 2.14, हाइड्रोजन 2.1, ये 3.5 और बेटा हाइड्रोजन 2.1 और नाइट्रोजन 3, तो विद्युत ऋणता का अंतर सबसे ज्यादा HF में। तो विद्युत ऋणता के अंतर का क्रम भी यही है और H बंध सामर्थ्य की अगर मैं बात करूं तो उसका क्रम भी यही है, यानी सबसे ज्यादा सामर्थ्य H बॉन्डिंग की किसमें? HF में बेटा। ये मान के चलो अगर मैं एक नॉर्मल तुलना करने के हिसाब से लिखूं तो बेटा इसकी 10 के फैक्टर से मान लो, इसके 7 के फैक्टर से, इसके 3 के फैक्टर से, इस फैक्टर में होती है। देखते जाओ अभी। उसके बाद बात चलेगी किसकी बेटा? मैंने क्या बोला कि अकेला सिर्फ सामर्थ्य पे निर्भर नहीं करता, हाइड्रोजन बंधों की संख्या पर भी निर्भर करता है। तो फाइनली क्या कंडीशन आनी है देखते जाइएगा। HF की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये क्या करता है, ये एक H बॉन्डिंग इधर से करेगा और एक H बॉन्डिंग इसके लोन पेयर के साथ करेगा। 2 H बॉन्डिंग करता है एक HF का मॉलिक्यूल। एक HF का मॉलिक्यूल कितनी H बॉन्डिंग करेगा? 2 H बॉन्डिंग करेगा बेटा। यानी क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10 के रेशो से 20। देखते जाओ। H2O हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए बेटा, या मैं कहूं कि आइस में एक H2O 4 H बॉन्डिंग करता है। कितनी? 4। तो 4 अवेलेबिलिटी है बेटा इसमें, 4 बना सकता है ये H बॉन्डिंग एक साथ। तो बेटा 4 इंटू 7 28। बात करें बेटा NH3 की, हाँ भैया कितनी संभव है? 1 2 3 और 4। तो बेटा 4 इंटू 3 12। कुल मिलाकर बेटा ये वैल्यूज आपको नहीं याद रखनी है, मैं तो सिर्फ एक कंपैरिजन करते हुए आपको बताना चाह रहा हूं, आपको रटना नहीं है बेटा। फाइनल आपके काम का ये क्रम है। बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं क्रम बताऊं आपको तो आप बहुत हद तक उम्मीद लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैक्सिमम 28 वाला कंडीशन आ रही है। कौन सा? H2O। उसके बाद में बेटा कौन आ रहा है? HF। और उसके बाद में कौन आ रहा है? NH3। ये क्रम है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का बेटा। एक और पॉइंट लिख रहा हूं देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट की कंडीशन में ठोस की अच्छी पैकिंग, या मैं कहूं अमोनिया ठोस में अच्छी पैकिंग
होने के कारण एमपी का क्रम सबसे ज्यादा तो H2O ही है, सबसे ज्यादा तो H2O ही है बेटा। लेकिन सेकंड नंबर पे पहुंच जाता है अमोनिया बजाय किसके, HF के। देखो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों ही केस में H2O जो है वो ओवरऑल इन दोनों को क्रॉस कर जाता है। सम्मिलित फैक्टर, किसका सम्मिलित फैक्टर, H1 की सामर्थ्य व H बंधों की संख्या, दोनों मिलकर MP और BP को प्रभावित करते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन स्पेशल अगर MP का केस है तो ठोस की जो पैकिंग है ना बेटा, वो भी इसको और भी ज्यादा अफेक्ट करने लग जाती है, और उस वजह से फाइनली क्या देखा गया कि अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो HF को क्रॉस कर गया। लेकिन दोनों ही केस में मैक्सिमम किसका है, मैक्सिमम तो दोनों ही केस में H2O का है बेटा, क्योंकि उसमें सामर्थ्य भी अच्छी खासी है और संख्या भी बहुत ज्यादा है। अमोनिया में संख्या तो है पर बेटा सामर्थ्य इतनी नहीं है। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, ये कंडीशन आपके पास में और लाई तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्रम। फाइनली एग्जाम में आपसे ऑर्डर पूछे जाते हैं बेटा। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही केस में H2O तो मैक्सिमम पे पहुंच गया बेटा, लेकिन अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में अमोनिया HF से ज्यादा रह जाता है। बस इतना ध्यान रखो, H2O का तो मैक्सिमम ही बेटा, चाहे MP हो चाहे BP हो। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का केस है तो फिर अमोनिया HF से ज्यादा है, H2O मैक्सिमम पे है। अरे समझे क्या बेटा, तो ये सारे फैक्टर मिला के, ये तो आपने देख ही लिया इनका। अगर मैं आपसे कुछ हिंट चाहूं इसमें तो अब क्या कर सकता हूं, देखिए बेटा आराम से सोच के जवाब दीजिएगा बेटा कि H2O को मैं क्या अपने ग्रुप में ड्यू टू H बॉन्डिंग अपने ग्रुप पे ये मैक्सिमम पे चला गया, यहां पहुंच जाता है बेटा, मैक्सिमम पे चला जाता है, चाहे MP हो चाहे BP हो, मैक्सिमम पे, ठीक है। फिर ध्यान दो मैंने क्या बोला कि MP के केस में अमोनिया ज्यादा था, किसके केस में, MP के केस में, सॉरी H2O तो मैक्सिमम पे है ही, फिर MP के केस में अमोनिया थोड़ा ज्यादा था, तो MP का जब केस है तो अमोनिया को मैं ज्यादा पे पहुंचा देता हूं और HF थोड़ा सा पीछे रह जाता है बेटा यहां। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का केस है तो देखो ज्यादा है, ये मैक्सिमम पे और ये एक पीछे। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, तो अगर मैं नंबर लिख दूं इसमें, देखिएगा बेटा H2O जो है अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आ गया, अगर मेल्टिंग पॉइंट का केस है बेटा तो इन चारों में से ये पहले नंबर पे है और ये बेटा कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, और बॉइलिंग पॉइंट में ये पहले नंबर पे बेटा और ये कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेटा। तो ओवरऑल ये भी ध्यान रख सकते हो क्या कि जब 4-4 का कंपैरिजन करते हुए आप चल रहे हो बेटा तो 112 इन द केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और 211 इन द केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि 112 और 211 लिख दिया, अब बाकी कंप्लीट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा टोटल ऑर्डर का। देखिए बेटा समझाता हूं मैं आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट के क्रम में ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये दूसरे पे है और ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो पहले नंबर पे कौन है, HI, फिर दूसरे नंबर पे ये हुआ और तीसरे नंबर पे ये हुआ, चौथे नंबर पे ये हुआ। कुछ समझे क्या बेटा, वापस देखो इधर, ये मैं पहले नंबर पे बता चुका हूं, तो बेटा ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, ये चौथे पे, ये पहले पे बता चुका हूं, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, ये दूसरे पे, तो ये पहले पे बेटा, इन चारों में से पहला, दूसरा वो हो गया, तीसरा और ये चौथा।
एक चीज और आप देख रहे होगे इसमें, अगर थोड़ा गौर आपने किया हो तो एक चीज और आपको इसमें दिखाई देगी बेटा, क्या कि ये जो है बेटा ये 4 नंबर पे ही है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके बेटा, इसमें भी 4 4 4, इसमें भी 4 4 4, यानी सबसे कम इनका मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। यानी मैं इनके लिए कुछ लिख सकता हूं क्या अलग से बेटा, क्या कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम है, यानी वो कम टेम्परेचर पे ही जल्दी से बेटा मेल्ट भी हो जाएंगे और भाप भी बना देंगे, यानी इनकी वाष्पशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा, इसमें भी और इधर भी बेटा इनकी वाष्पशीलता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी बेटा। मैं चाहूं तो बेटा इधर लिख देता हूं और बेटर रहेगा ना, बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में लिखो इसको, तो क्या लिखूं बेटा, यहां लिख देता हूं वाष्पशीलता ज्यादा की कम, वाष्पशीलता इनकी ज्यादा है बेटा, ज्यादा वाष्प बना रहे, वाष्पशीलता इनकी क्या है, ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल गैसियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं आसानी से बेटा, H2S गैसियस होता है, PH3 गैसियस होता है, HCl बेटा गैसियस फॉर्म में रहता है। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, जवाब दो, कर पाओगे सोल्व? 2 तरीके बेटा, एक तरीका तो क्या कि टॉप टू बॉटम बढ़ा दो, फिर H2O को मैक्सिमम पे पहुंचा दो, दोनों केस में मेल्टिंग पॉइंट के केस में अमोनिया को ज्यादा पे पहुंचा दो और बॉइलिंग पॉइंट के केस में HF को ज्यादा पे पहुंचा दो, ठीक है, और फिर मेल्टिंग पॉइंट में HF को एक पीछे रख लो और इसमें एक पीछे इसको रख लो। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो यानी बेटा अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का क्रम लिखूं इसके केस में तो क्या रहा बेटा, सबसे ज्यादा किसका है, SbH3, उसके बाद NH3, उसके बाद AsH3 और उसके बाद PH3। अगर BiH3 देता, अगर BiH3 देता तो वो इससे ज्यादा होता। अगर आप बेटा मेल्टिंग पॉइंट का क्रम बोलो तो यहां पर बेटा सबसे ज्यादा किसका है, NH3 का, उसके बाद SbH3, उसके बाद AsH3 और उसके बाद PH3 बेटा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि BiH3 तो आपने यहां तो लिखा, वहां नहीं बताया। एक्चुअली ये होता है बेटा कि सॉलिड फेज में BiH3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ठोसों का होता है, किसका होता है, ठोसों का, और BiH3 सॉलिड जो है बेटा वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। BiH3 सॉलिड इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, BiH3 लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है बेटा, लेकिन वो अपनी ठोस अवस्था में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी भी आपको अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछा है तो फिर इसमें ये 4 ही देगा, और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो इसमें 5 दे सकता है बेटा। रही बात इसमें बेटा क्या आता है इसके आगे भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और यहां एस्टेटिन, ये एक्चुअली बेटा रेडियो एक्टिव होते हैं दोनों। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, इसलिए इनकी स्टडी नहीं होती। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा स्टडी होती ही नहीं है, रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा। ठीक है, तो स्टडी के मामले में इनका कोई रोल आता ही नहीं है। तो बेटा मैक्सिमम चांस क्या है एग्जाम में कि 4-4 का कंपैरिजन पूछेगा, 4-4 का कंपैरिजन। तो क्या करो, ऊपर से नीचे बढ़ा दो। बहुत सिंपल वे में मैं बोलूं, फाइनल रामायण का रिजल्ट क्या, बहुत सिंपल वे में कि ऊपर से नीचे बढ़ा दो, लेकिन H2O को फिर मैक्सिमम पे पहुंचा दो। मेल्टिंग पॉइंट के केस में अमोनिया को मैक्सिमम पे पहुंचा दो, HF को एक पीछे रख लो, और बॉइलिंग पॉइंट में HF को ज्यादा, इसको एक पीछे रख लो बेटा। इसमें पूछेगा तो 4 का, इसमें 4 का, इसमें 4 का, 4 का, इसमें 4 का, 5 का सिर्फ इसी में पूछ सकता है।
तो बस क्या ध्यान रखना है कि जब अमोनिया को एक पीछे रखा था तो Sb(H3) से भी ज्यादा किसका हो जाएगा, BiH3 का हो जाएगा बेटा। अरे समझे क्या बेटा, कैसे भी करके इसका ऑर्डर फाइनल आपको टिक करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। क्लियर है भाई बेटा। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में कि निम्न यौगिकों का उपयुक्त संरचना के साथ सही मिलान कीजिए बेटा। उपयुक्त संरचना के साथ इन सभी यौगिकों का बेटा सही मिलान करते हुए आपको चलना है बेटा। इसके अंदर देखिएगा बेटा, ये था अपने पास में, पहला है H3BO3। समझना बेटा H3BO3 के लिए क्या कंडीशन है, पूरा डिटेल में समझेंगे अपन। H3BO3 को अगर मैं कहूं तो बेटा इसे कहते हैं या तो ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर बोरिक एसिड। और ये एक यूनिट आपको H3BO3 की दिखाई दे रही होगी, BOH BOH BOH, H के 3, B का 1 और O के 3। ऐसे एक यूनिट, मैंने 2 यूनिट यहां बना रखी हैं। ये किस तरह से H बॉन्डिंग करता है, यहां इधर से ये H बॉन्डिंग कर रहा होता है बेटा, इधर से ये वाला कर रहा होता है बेटा, ठीक है, और इधर से ये वाला, इस तरह से कंटिन्यू चलते रहते हैं साइडों में बेटा। अगर आपने गौर किया हो तो एक्चुअली बेटा ये जो H बॉन्डिंग हो रही है ये होती है 2 डायमेंशनल 2D 2 डायमेंशनल परतीय H बॉन्डिंग। 2 डायमेंशनल लेयर्ड H बॉन्डिंग, 2 डायमेंशनल परतीय H बॉन्डिंग होती है बेटा ये, जिसमें थोड़ा गौर करना, एक तरह से मैं कहूं तो ये BO3 यूनिट के बारे में विचार करो, ये BO3 यूनिट के बारे में विचार करो, यानी क्या ये BO3 यूनिट और ये BO3 यूनिट आपस में बेटा क्या H बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि 2 डायमेंशनल परतीय H बॉन्डिंग होती है, लेयर्ड H बॉन्डिंग होती है, और BO3 इकाइयां कौन सी, BO3 की समतल इकाइयां, समतल एक तल की समतल BO3 इकाइयां H बॉन्डिंग से जुड़ी होती। BO3 जो है बेटा उसकी समतल इकाइयां H बॉन्डिंग से जुड़ी होती है बेटा, कुल मिलाकर इसमें समतल इकाइयां। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा। कितने मेंबर रिंग बनी एक H बॉन्डिंग में, देख लो एक बार, O इस पूरी रिंग में बनी ना बेटा, एक रिंग बन गई कुल मिलाकर। तो इस रिंग में गिनूं अगर मैं मेंबर्स बेटा, तो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकंड यहां से गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 मेंबर रिंग बनी क्या बेटा। काम के हैं बेटा, अब जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं सारे काम के हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से लिखिएगा इनको, कि H3BO3 एक क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका या जिसे या है जो ठंडे जल में विलय नहीं होता परंतु गर्म जल में विलय होता है। बहुत सिंपल कारण है, कारण है H बॉन्डिंग बेटा, समझा देता हूं देखो आपको मैं। होगा क्या कि इसमें यूनिट्स जो हैं बेटा आपस में H बॉन्डिंग से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको इसको विलय करना है तो इन यूनिट को तोड़ना पड़ेगा।
तो बेटा अगर बंध को तोड़ना है तो बेटा एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ा टेम्परेचर तो चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा बेटा। तो एक्चुअली ठंडे जल में ये H बॉन्डिंग नहीं टूटी और ये विलय नहीं हो पाया, लेकिन गर्म जल अगर लेके जाओगे तो H बॉन्डिंग टूटेगी और ये फाइनली जल में विलय हो जाएगा, क्योंकि इन यूनिट का अलग अलग होना जरूरी है बेटा। विलय करना है तो भी जल में इनको अलग अलग करना पड़ेगा बेटा। ठंडे जल में नहीं होते क्योंकि H बॉन्डिंग प्रेजेंट है, गर्म में हो जाते हैं क्योंकि H बॉन्डिंग टूट जाएगी बेटा। अगला पॉइंट है इसके लिए कि H3BO3 की परतीय संरचना, उसका कारण क्या है? 2D बॉन्डिंग होने के कारण यह स्लिपरी एक्शन रखता है, वह इसे कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। होता क्या एक्चुअली बेटा कि जैसे मान लीजिए ये एक H3BO3 की पूरी संरचना है, पूरी एक H3BO3 की यूनिट है बेटा। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से बना देता हूं मैं, ठीक है बेटा। ये H3BO3 की 8 मेंबर्ड वाली कंडीशन है। इसी में चलने दो, ठीक है। ये पूरे H3BO3 की लेयर चल रही है, एक और इसकी लेयर, एक और इसकी लेयर, किसकी? H3BO3 की। मैं आपको बार बार क्या चिल्ला रहा हूं कि इसमें विद इन लेयर H बॉन्डिंग होती है, एक लेयर में, इसमें भी आपस में H बॉन्डिंग है और इसमें भी H बॉन्डिंग है, लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में H बॉन्डिंग नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ बेटा दुर्बल वांडरवाल आकर्षण होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल वांडरवाल आकर्षण इसमें होते हैं बेटा। भाई एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में H बॉन्डिंग इसमें नहीं होती बेटा। भाई एक लेयर में H बॉन्डिंग चल रही है, दूसरी लेयर में भी H बॉन्डिंग चल रही है। अरे भाई जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास में H3BO3 है बेटा, तो क्या होगा कि एक लेयर में H बॉन्डिंग होगी, एक और लेयर उसमें भी H बॉन्डिंग है, लेकिन एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के बीच में H बॉन्डिंग नहीं है और इनके बीच में दुर्बल वांडरवाल आकर्षण है। अगर इनके बीच में दुर्बल आकर्षण है तो क्या ये स्लिप कर सकते हैं? स्लिप तो जानते हो ना बेटा, फिसलन, कुल मिला के स्लिप कर सकते हैं बेटा। और अगर ये स्लिप कर सकते हैं बेटा तो इसके पाउडर को कैरम बोर्ड जो होता है ना बेटा, कैरम बोर्ड बेटा, उस पे जो नॉर्मल कोटियां होती हैं बेटा कैरम बोर्ड पे, वो आसानी से फिसल सके, उनका घर्षण कम करने के लिए इसका पाउडर काम में लिया जाता है। कभी देखना आप कि कैरम बोर्ड का जो पाउडर आता है ना बेटा, वो इसी का होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड का ही। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें बेटा विद इन लेयर, एक लेयर में H बॉन्डिंग है, दूसरी लेयर में भी H बॉन्डिंग है, लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में H बॉन्डिंग इसमें नहीं है बेटा। वहां दुर्बल आकर्षण बल है, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण है, और बेटा वो H बॉन्डिंग वाला केस नहीं रखता है, तो ये स्लिप कर पाएगा आसानी से एक दूसरे पर, और इसी वजह से इसको बेटा घर्षण कम करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। क्लियर है बेटा ये वाली बात आपको? एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें H3BO3 के लिए बेटा, क्या कि हालांकि ये पहले डिस्कस किया जा चुका है, रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, कि पानी के साथ कुछ किस तरह से ये रखता है बेटा बिहेवियर अपना। इसके पास लोन पेयर है, इसकी इलेक्ट्रॉन मांगने की आदत है, कुछ याद आया हो तो बेटा।
अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला था ना बेटा, तो पानी के पास जाएगा, ये इससे लोन पेयर मांगेगा, ये इसको अपना लोन पेयर देगा, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ऑक्सीजन को अपने ऊपर प्लस अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में लात लगाएगा किसके, H प्लस के। कुछ कुछ याद आया। और फाइनली क्या मिल जाता है बेटा, फाइनली मुझे मिल जाएगा क्या क्या बेटा इसमें, कि BOH के 3 तो थे ही बेटा पहले से। अच्छा यहां से H प्लस निकलेगा तो पीछे क्या बचेगा, OH माइनस, वो बेटा इससे चिपक गया और H प्लस फ्री हो गया। कुल मिलाकर मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इसमें एक H प्लस दिलवाया, और किससे दिलवाया, पानी से दिलवाया बेटा। वापस देख लीजिए मैकेनिज्म क्या होती है कि बोरोन गया पानी के पास, हाथ फैला दिए किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए। पानी में ऑक्सीजन ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, लेकिन साझे में बोरोन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन काम में ही नहीं लिया बेटा, थे ही नहीं उस बेचारे के पास संयोजी कोष में बेटा। तो ऐसे में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया और इसको अपने ऊपर प्लस अच्छा नहीं लगता, फिर उसने सोचा कि वापस मांगेंगे तो समाज में नाम खराब होगा कि देखो पहले लोन पेयर दिया था आज वापस मांग रहा है। तो फिर क्या सोचा इसने, ऐसे में बेचारे लात लगती है बेचारे H प्लस के, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के उसे भगा दिया गया, पीछे क्या बच गया, OH माइनस, और वो इससे चिपका हुआ है यही बेटा, जुड़ तो चुका ही था ना ये। तो बेटा 3 पहले थे, एक और जुड़ गया BOH का होल 4 माइनस और H प्लस, ये आपका बन गया बेटा कुल मिलाकर। तो यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए यहां हाइड्रोजन की जगह मैंने ड्यूटेरियम चिपकाया होता, अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम चिपकाया होता तो क्या मिलता, BOH का होल थ्राइस, एक OD चिपकता, और यहां से मुझे क्या मिलता बेटा, यहां से मिलता मुझे D प्लस। मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि आप ये समझ सको कि यहां जो H प्लस नीला था या जो D प्लस मिला वो इससे ऑर्थोबोरिक एसिड से मिला कि पानी से, ये पानी से मिला बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे आप लोग बेटा, थोड़ा रुक के लिखा करो, थोड़ा सा एक बार थोड़ा समझ लो पूरा प्रोसेस फिर लिखा करो, ठीक है भाई। ये कंडीशन है, तो मैं लिखूंगा कि ऑर्थोबोरिक अम्ल अपनी अम्लीयता जल से, या तो ये लिख सकते हो एकांकी युग्म ग्रहण करके, भाई इनिशियली तो लोन पेयर ही खाया था, एकांकी युग्म ग्रहण करके या OH माइनस ग्रहण करके दर्शाता है, वह स्वयं अपना H प्लस देने की बजाय H2O से एक H प्लस दिलवाता है। कितना, एक। अगर एक दिलवा रहा है तो बेटा ये एकल क्षारीय अम्ल है। अरे कैसा अम्ल है, एकल क्षारीय, मोनोबेसिक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा मोनोबेसिक तो है ही, लोन पेयर ग्रहण करने वाला कैसा अम्ल होता है बेटा, लुईस होता है, मोनोबेसिक लुईस एसिड है बेटा, एकल क्षारीय लुईस अम्ल है, मोनोबेसिक लुईस एसिड है। ये कौन, H3BO3। ये प्रोटोनिक अम्ल नहीं है, ये ब्रोस्टेट अम्ल नहीं है, क्योंकि प्रोटोनिक या ब्रोस्टेट अम्ल वो होते हैं जो अपना H प्लस खुद देते हैं बेटा। इसने खुद अपना H प्लस दिया कि पानी से दिलवाया, पानी से दिलवाया, कितना, एक, तो एकल क्षारीय हो गए बेटा। और लोन पेयर ग्रहण किया या OH माइनस ग्रहण किया, लुईस अम्ल हो गए बेटा। प्रोटोनिक या ब्रोस्टेट अम्ल ये नहीं होते। और साथ ही साथ बेटा दुर्बल होता है। अरे होगा ही सही बेटा, खुद अपना H प्लस दे भी नहीं रहा, किसी दूसरे के थ्रू काम करवाओगे तो दुर्बल ही होगा ना बेटा। अरे क्या समझ आया आपको बेटा। तो फाइनली बेटा अपना सवाल तो इतना सा ही था।
कि H3BO3 में कैसी H बॉन्डिंग है बेटा, 2 डायमेंशनल और परतीय संरचना है। यानी बेटा मैं इस H3BO3 के साथ किसे मैच कर दूं, 2D परतीय संरचना को। ठीक है भाई। दूसरा मेंबर कौन सा है, H2O। देखिएगा बेटा, अगर बात करूं मैं एक H2O की बेटा, तो आइस में पहले भी लिखा है मैंने, आइस जो है बेटा उसमें एक H2O टोटल 4 H बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन सही है कि गलत है, एकदम गलत है। हाइड्रोजन किससे चिपकेगा, ऑक्सीजन से चिपकेगा ना बेटा। अब ठीक है बेटा, हाइड्रोजन लोन पेयर है तो हाइड्रोजन से, कुछ इस तरह से होता है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, आइस की, और आइस में एक H2O 4 H बॉन्डिंग करता है बेटा। और अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो एक ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। क्या ये वास्तव में बेटा चतुष्फलकीय व्यवस्था है क्या बेटा? अरे है कि नहीं, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। यहां 3D H बॉन्डिंग हो जाती है बेटा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, 3D H बॉन्डिंग इसमें हो जाती है। H3BO3 के केस में नहीं होती, इसमें हो जाती है 3D H बॉन्डिंग बेटा, यहां हो जाती है बेटा। चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित है। ये एक आइस की स्ट्रक्चर बेटा। पहला पॉइंट कि आइस में एक H2O अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है, वो भी कैसा, 3 डायमेंशनल। ओपन केज लाइक, पिंजरे के जैसे, खुला पिंजरा, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने से वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, और डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। वास्तव में जो बर्फ होती है ना, जो आइस होती है ना बेटा, आइस की डेंसिटी कम होती है। आपने गौर किया हो तो बर्फ जो होता है ना बेटा, वो पानी पे तैरता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 3 डायमेंशनल H बॉन्डिंग के कारण इसकी ओपन केज लाइक, खुले पिंजरे के जैसी संरचना, इस वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी, घनत्व कम रह जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि H2O की आइस, H2O द्रव पर तैरती है? लिखी जा सकती है क्या लाइन बेटा? बिल्कुल लिखी जा सकती है कि H2O की जो आइस फॉर्म है बेटा, वो H2O की द्रव फॉर्म के ऊपर क्या करेगा, तैरेगा, उस पर फ्लोट करेगा बेटा, क्योंकि उसका घनत्व क्या रह गया, कम रह गया बेटा। दूसरा पॉइंट कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर समाप्त हो जाने से, अब बेटा अगर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर समाप्त हो गई तो आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा कम, और आयतन अगर कम होगा तो घनत्व वापस से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब आइस को बेटा अपन गर्म करें, या मैं कहूं आइस को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, ध्यान दीजिएगा मैंने ये बोला कि केज लाइक स्ट्रक्चर समाप्त होगी, मैंने ये नहीं बोला कि H बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी। ध्यान दीजिए बेटा, H बॉन्डिंग तो फिर भी मेंटेन रहती है, कुछ कम संख्या में रहती है, लेकिन जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाती है। और अगर केज लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी
तो उसी की वजह से आयतन ज्यादा था, आयतन वापस कम हो जाएगा और घनत्व बढ़ जाएगा। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है ना बेटा, उसका घनत्व जो है ज्यादा होता है बेटा, कम नहीं होता उसका घनत्व। क्लियर है पॉइंट बेटा? अगला पॉइंट गौर करिएगा एक बार कि ये एक H2O का सेंट्रल ऑक्सीजन, ऊपर की तरफ अगर जा रहे हो तो ये ऑक्सीजन आपको प्राप्त हुआ, इधर ये ऑक्सीजन मिला, इसके बाद इधर ये ऑक्सीजन मिला और इधर ये ऑक्सीजन मिला। एक बार सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब मैं सेंट्रल ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे पहुंच रहा हूं तो यहां जो बंध है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट सह संयोजी। और ये कौन सा है? H बॉन्ड। इधर देखिए बेटा, यहां कौन सा है? H बॉन्ड। और ये कौन सा है बेटा? ये आ गया कोवलेंट। यहां कौन सा है? H बॉन्ड। ये आ गया कोवलेंट। यहां कौन सा है? H बॉन्ड। और ये कौन सा आ गया? कोवलेंट। गौर से देखिएगा, क्या एक ऑक्सीजन से जब भी मैं किसी दूसरे ऑक्सीजन पे पहुंच रहा हूं तो एक H और एक कोवलेंट, एक H एक कोवलेंट, एक H एक कोवलेंट, एक H एक कोवलेंट आ रहा है क्या? यानी आप मुझे बता दो, क्या इस ऑक्सीजन से ये चारों ऑक्सीजन की डिस्टेंस सेम होगी कि अलग अलग? बेटा, इस सेंट्रल वाले ऑक्सीजन से इन चारों ऑक्सीजन की डिस्टेंस सेम होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे अप्रोच कर रहे हो तो हर एक अप्रोच में एक H और एक कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है, चाहे पहले को H और फिर कोवलेंट आया हो, और चाहे कोवलेंट पहले और फिर H आया हो, लेकिन एक कोवलेंट और एक H आ रहा है बेटा सभी में। यानी वास्तव में बेटा इस सेंट्रल ऑक्सीजन से चारों ऑक्सीजन पर जाने पर सेम डिस्टेंस प्राप्त होगी, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है? एक H और एक कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है बेटा। अच्छा, इस या मैं कहूं सेंट्रल ऑक्सीजन से क्या चारों ऑक्सीजन जो है चतुष्फल की रूप से व्यवस्थित है? देखो बिल्कुल है बेटा। और चारों के चारों चतुष्फल की रूप से जो व्यवस्था है, चारों की डिस्टेंस जो है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, सवाल, हाँ इंफॉर्मेशन तो अपनी सारी हो ही चुकी है बेटा। सवाल क्या था? सवाल बहुत छोटा सा था अपना, क्या कि H2O जो है उसमें कैसी ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ए वाली सिचुएशन पे चला गया बेटा। क्लियर है यहां तक की बात बेटा? आप लोगों को जवाब तो दो भाई। ठीक है, कुछ स्लाइड मुझे चाहिए बेटा, इसमें जगह नहीं है अभी। एक बार कुछ स्लाइडें अपन उड़ा दें ताकि अपन आगे बढ़ सके। ठीक है, ये है तीसरा कौन है? HF। देखते जाइए बेटा, सवाल की फॉर्म में ही मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको सवाल का भी पता लग सके और साथ में बेटा कॉन्सेप्ट भी पता लग सके। HF नेक्स्ट मेंबर। HF किस तरह से होता है? दो सिचुएशन में बना रहा हूं। HF कंडीशन क्या कि एक तरह की H बॉन्डिंग तो मैंने ये बना दी, जिगजैग चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वन डायमेंशनल, एक डायमेंशन में चल रहा है। पर बेटा कैसी रेखा के साथ चल रहा है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा के साथ ये चल रहा है बेटा, एक ही दिशा में जा रहा है। एक कंडीशन ये भी संभव है इसकी, देखते रहिए। लॉन पेयर
H बॉन्डिंग, अब देखिए बेटा, कुछ सोच रहे हैं कि अंतर क्या है। देखिए बेटा, अंतर है इसमें एक्चुअली दोनों संरचनाओं में, अभी बताता हूं आपको। आप अगर यहां देख रहे हैं बेटा, तो यहां पर जो कोने हैं उस पर हाइड्रोजन है और यहां कोनों पर कौन है, फ्लोरीन है अंतर बेटा। यहां H, F और H, अगर आप ये एंगल देख रहे हैं HFH वाला, तो ये 180 डिग्री का एंगल है, और यहां अगर आप देखो HFH का एंगल, ये 180 डिग्री से कम है। ठीक है, समझना एक्चुअली क्या होता है। फ्लोरीन पर लोन पेयर एक नहीं होता बेटा, फ्लोरीन पर लोन पेयर कितने होते हैं, 3 होते हैं यहां पर। तो एक लोन पेयर तो H बॉन्डिंग में काम आ गया, 2 लोन पेयर ये बच गए, इसके भी 2 लोन पेयर बच गए, इसके भी 2 लोन पेयर बच गए। अब मुझे बताइए, अच्छा 2 लोन पेयर यहां भी लगाओ, बिल्कुल बेटा, एक तो ये काम आ गया ना, और 2 लोन पेयर ये लगा दिए मैंने साइड में, एक तो काम आ ही चुका है, उसकी कोई खास इशू नहीं है बेटा, और 2 लोन पेयर इसके बचे हुए साइड में लगा दो। इसमें ये तो काम आ गया और 2 लोन पेयर, अरे 3 में से एक H बॉन्डिंग में काम आ गया, बोल रहा हूं ना। अब कंडीशन क्या बेटा, आप खुद देखिएगा ओवरऑल अच्छे से, क्या यहां पर लोन पेयर रिपल्शन आएगा कि नहीं आएगा। और इस लोन पेयर रिपल्शन के कारण इसकी ये स्ट्रक्चर गलत है और ये स्ट्रक्चर इसकी एकदम सही है तो जिगजैग ही बेटा, टेढ़ी मेढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अरे टेढ़ी मेढ़ी तो है, जिगजैग तो है, बात उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जिगजैग था, ये भी जिगजैग है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन कौन सी है। कॉन्सेप्चुअली देखो ना, यहां पर लोन पेयर दूर रह गए बेटा, रिपल्शन नहीं आया। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा आप लोग। और इसमें HFH का एंगल ये लेस देन 180 डिग्री होगा, और अगर आप ये एंगल देखो FHF वाला, देखो अंतर है, HFH ये जो एंगल था, और अब जो एंगल लिख रहा हूं वो क्या है, FHF, ये 180 डिग्री का है बेटा। ठीक है, कुल मिलाकर जिगजैग होता है, 1 डायमेंशनल होता ही है बेटा, एक ही दिशा में चलता रहेगा ये बेटा। तो कंडीशन क्या है इसके अंदर बेटा, आपके पास में HF के लिए 1D और जिगजैग कंडीशन रहती है बेटा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बेटा। चलिए समझिए इन दोनों के लिए भी बेटा क्या स्थिति आती है। बाइकार्बोनेट है, दैट मीन्स बेटा क्या इस सिचुएशन है, O माइनस COOH। एक और लिखा, यहां पर बेटा देखने को मिलेगी क्या, H बॉन्डिंग बिल्कुल है, और Na+ जो है बेटा वो इनकी इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर H बॉन्डिंग की वजह से ये पॉलीमेरिक फॉर्म में, और बहुत बड़ा पॉलीमर है, बड़ा पॉलीमर है तो क्या पानी के मॉलिक्यूल के बीच में छुप पाएगा क्या। देखो आपको मैंने पहले भी बोला है, फिर सुन लीजिए कि विलय होने से मतलब क्या होता है कि स्पीसीज का पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह में जाके छुप जाना। अरे NaCl को पानी में मिलाते हो तो मिलाने के बाद विलय होने के बाद क्या वो दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता। कहां गया, जादू थोड़ी हो गया कोई कि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में चला गया। यानी कोई भी स्पीसीज अगर फाइनली विलय होगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाएगी सही, और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जाने के लिए स्पीसीज छोटी होनी चाहिए कि बड़ी, छोटी होनी चाहिए, और ये बन गया पॉलीमर। और पॉलीमर अगर बन गया तो NaHCO3 जो होता है ना बेटा वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, जल में अविलय, वाटर इनसोल्यूबल। बात करूंगा मैं बेटा दूसरी स्पीसीज कौन सी अपने पास में, ये तो बात की किसकी मैंने, NaCO3 की बेटा, क्योंकि इसमें एनायन कैसा है, पॉलीमेरिक है बेटा। अब मैं बात करूंगा KHCO3 की बेटा। H बॉन्डिंग तो इसमें भी है, लेकिन बेटा ये सिर्फ डाइमेरिक फॉर्म में ही देखा गया है। कौन, KHCO3।
तुलनात्मक रूप से बेटा ये पॉलीमर था, बड़ी चेन थी, ये छोटा है बेटा, ये पानी के बीच में चला जाएगा। अब कुछ सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इसमें पॉलीमर बन गया और इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण है बेटा साइज, Na+ से बड़ी K+ की। K+ का आकार बड़ा होने के कारण बाइकार्बोनेट आयन दूर रहते हैं, और अगर दूर दूर रहते हैं बेटा तो वो सिर्फ डाइमर बना पाते हैं, पॉलीमर बनाने की स्थिति में नहीं आ पाते। जबकि Na+ छोटा है तो बेटा ये जो आयन है ना बेटा पास आ जाते हैं, ये पॉलीमर बना लेते हैं, और इसमें K+ का आकार बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा इनको मजबूरी में दूर रहना पड़ता है। तो दूर रहना पड़ेगा तो ये सिर्फ डाइमर बना पाते हैं, कभी कभी बेटा सिर्फ डाइमर की स्थिति बना पाते हैं, पॉलीमर तो वो कभी भी नहीं बना पाते बेटा। ये वाले जो है ये बना लेते हैं क्योंकि Na+ छोटा है, पास आ जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सवाल क्या रहा? सवाल ये रहा बेटा कि NaCO3 में पॉलीमेरिक एनायन है और इसमें डाइमेरिक एनायन है। क्या ये मैचिंग क्लियर हो गई? अगला पॉइंट बेटा, ये सारी रामायण का कारण क्या है? एक्चुअली बाद में मैं काम में लूंगा, ध्यान रखना, तब नहीं बताऊंगा आपको, अभी बता दिया है। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है कि NaHCO3 वाटर इनसोल्यूबल है और KHCO3 वाटर सोल्यूबल है। ये कॉन्सेप्ट काम आएगा बेटा जब आप सोलवे प्रोसेस पढ़ोगे बेटा एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में सोलवे प्रोसेस पढ़ोगे ना बेटा, तो वहां ये आपके काम आएगा कि कौन वाटर सोल्यूबल है और कौन वाटर सोल्यूबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये नहीं कि कौन पॉलीमेरिक है कौन डाइमर है बेटा, काम ये आएगा क्या कि कौन इनसोल्यूबल है और कौन सोल्यूबल है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की तुलना में पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है बेटा ये कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर सोल्यूबल नहीं होता। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? चलूं मैं आगे बेटा, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं HF वाला बेटा, ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है बेटा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं भाई। नेक्स्ट है बेटा H बॉन्डिंग के लिए सही प्रेजेंटेशन कौन से हैं? इनमें से समझाता हूं आपको कि अगर स्पीसीज अलग अलग है, एक X है और दूसरा Y है बेटा, एक जैसी स्पीसीज नहीं है, H2 के H बॉन्डिंग नहीं देख रहा। अब मैं एक अलग है और दूसरी अलग है बेटा, ठीक है। तो किसका लोन पेयर काम आएगा भाई? लोन पेयर Y के पास भी और X के पास भी है, मान लो दोनों के पास है, और किसका H+ काम आएगा? बात ये है, ये अपन को सीखना है कि अगर स्पीसीज अलग अलग हो तो किसका तो लोन पेयर काम आएगा और किसका H+ काम आएगा, अगर दोनों स्पीसीज के पास लोन पेयर हैं तो बेटा। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन क्या चाहते हैं कि इस H के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा रहे कि कम रहे। अपन ये चाहते हैं कि इस पर पॉजिटिव क्या रहे? ज्यादा रहे। और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव ज्यादा कब आएगा? सोच के जवाब देना। अगर X और Y की विद्युत ऋणता मैं देखूं बेटा, रुको एक बार, ये X है और ये Y है, और मैंने आपको बताया कि विद्युत ऋणता जो है बेटा वो Y की X से ज्यादा है। ये मैंने आपको बता दिया कि Y की विद्युत ऋणता X से ज्यादा है। तो अगर Y की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो बेटा क्या वहां पर प्लस माइनस ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? अंतर ज्यादा है तो प्लस माइनस ज्यादा आएगा बेटा, और यहां तुलनात्मक रूप से छोटा आएगा। अब मुझे बताइए H बॉन्डिंग के लिए इन दोनों में से फेवरेबल कौन सा है बेटा? H बॉन्डिंग के लिए ये वाला H+ की ये वाला H+? वास्तव में H बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल जो कंडीशन है वो ये है, हाइड्रोजन पे क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा प्लस होना चाहिए। यानी आप हाइड्रोजन या मैं कहूं प्रोटॉन किसका काम में लोगे? ज्यादा विद्युत ऋणी से जुड़े वाला या कम विद्युत ऋणी से जुड़े वाला बेटा?
देखो ज्यादा विद्युत ऋण से जुड़े वाला, तो मैं ट्रिक बनाऊंगा बेटा, क्योंकि फाइनल अपना आंसर तो ट्रिक से ही आ पाएगा बेटा। ट्रिक में पहली ट्रिक क्या आई कि हाइड्रोजन मोर ईएन वाले का, वो छोटी सी लाइन है बेटा, हाइड्रोजन मोर ईएन वाले का, किस खुशी में, ताकि बेटा उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के लिए फेवरेबल है। दूसरा, लोन पेयर किसका काम में लो, जो आसानी से अपना लोन पेयर दे या मुश्किल से, आसानी से, और आसानी से कौन देगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम हो। यानी मैं लिखूंगा बेटा दूसरी लाइन क्या कि लोन पेयर लेस ईएन वाले का, बस हो गई बात खत्म बेटा। हाइड्रोजन मोर ईएन वाले का, लोन पेयर लेस ईएन वाले का, एल एल याद रखो, लोन पेयर लेस ईएन वाले का। तो बेटा यहां पर ये वाली कंडीशन जो है इसमें फेवरेबल होगी, ये वाली एच बॉन्डिंग। अगर आपको ये दिया गया है कि y की ईएन एक्स से ज्यादा है, y की ईएन एक्स से ज्यादा है, तो बेटा एक मैं ये भी तो बना सकता था इसमें एच वाई एच एक्स, ये लो, तो एक एच बॉन्डिंग मैंने ये बना दी बेटा। तो दोनों में से कौन सी फेवरेबल होगी बेटा, क्या बोला मैंने कि हाइड्रोजन मोर ईएन वाले का, किसकी ईएन ज्यादा बताई, वाई की, तो बेटा वाई के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन काम आना चाहिए, और लोन पेयर किसका, लेस ईएन वाले का, तो ये ज्यादा फेवरेबल है बेटा बजाय इसके। अरे क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा, कि अगर अलग अलग स्पीसीज के बीच में एच, फाइनल ये काम आएगा। एग्जाम में ये सब करने का समय नहीं मिलता है बेटा, 1 मिनट में एक सवाल करना होता है, ये सब करने का समय नहीं होता। लिख लो चाहो तो इसको बेटा फटाफट से, मैं आप पोज करके लिख लो इसको जल्दी से बेटा, इससे काम देख लो, आप लिख लो इसको बेटा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने फाइनल क्या बोला वो ट्रिक काम आएगी भाई, बार बार चिल्ला रहा हूं बेटा आपको कि ट्रिक क्या बना दी अपन ने भाई, कंसेप्ट से तो बनाई ना, दिक्कत कहां रही है बेटा, कॉन्सेप्ट से फाइनल ट्रिक क्या बना दी अपन ने कि हाइड्रोजन उसका काम में लो जिसकी ईएन ज्यादा हो, जो ज्यादा ईएन के साथ जुड़ा हुआ हो, और लोन पेयर उसका लो जिसकी ईएन कम हो। अरे लोन पेयर देना है तो कम ईएन वाला ज्यादा आसानी से देगा ना, समझिए इधर बेटा। चलो यहां से शुरू करते हैं अपन। एक प्रेजेंटेशन आपको यह दिया हुआ है जिसमें आराम से देख लो H प्लस किसका काम आ रहा है, आराम से सोच लो H प्लस किसका काम आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ वाला H या नाइट्रोजन के साथ वाला H, देख लो अच्छे से किसका H काम आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ वाला H। क्या ये हाई ईएन वाला H काम आ रहा है क्या, अरे ज्यादा ईएन वाला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ईएन ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ज्यादा ईएन वाले का H काम आ रहा है, क्या वही चाहिए था, बिल्कुल वही चाहिए था। और लेस ईएन वाले का लोन पेयर बेटा, ये प्रेजेंटेशन एकदम सही है, कुछ सोच रहे तो ये सही बनाया तो हमको गलत कहां, फिर गलत का कैसे पता लगेगा भाई, नाराज ना हो। देखो इधर बेटा ये लो, गलत भी बता रहा हूं, ये इसका लोन पेयर और इसका H प्लस। अगर ये वाली मैं H बॉन्डिंग करता अमोनिया और H2O में तो ये सही होती कि गलत। देखो हाइड्रोजन किसका काम आया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ईएन ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो लेस ईएन वाले का हाइड्रोजन काम आ रहा है और मोर ईएन वाले का लोन पेयर नहीं, कतई फेवरेबल नहीं है बेटा। चिल्ला रहा हूं बार बार कि लोन पेयर लेस ईएन वाले का, हाइड्रोजन हाई ईएन वाले का, ठीक है, ऐसे लिख लो। अगर आपको तकलीफ हो रही है ना बेटा तो हाइड्रोजन ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन हाई ईएन वाले का, अब तो खुश हो, H H L L, हाइड्रोजन हाई ईएन वाले का, लोन पेयर लेस ईएन वाले का। पहला देखते हैं बेटा अपन, या चलो दूसरा देख लेते हैं पहले बेटा अपन। इसमें देखिए ये है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, एक प्रेजेंटेशन तो ये मैंने बना रखा है, एक और बनाता हूं, एक बार रुको।
ये भी ऑर्थोसैलिसाइलेट, OHCHO OHCHO। अब मैंने दोनों में H बॉन्डिंग आपको दर्शाई है बेटा। क्या समझा रहा हूं मैं, कब से चिल्ला रहा हूं कि हाइड्रोजन किसका काम में लेना है, जो हाई EN से जुड़ा हुआ हो। यहां हाइड्रोजन काम आ रहा है ये वाला जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और यहां हाइड्रोजन काम आ रहा है वो जो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। बताओ बेटा कौन सा फेवरेबल, ये वाला फेवरेबल, ये वाला फेवरेबल नहीं है। कुछ आया क्या समझ? अच्छा एक सिंपल सी चीज बताना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O+ की ज्यादा की O की? बोलो किसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा? O+ की। एक ही एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉनों के लिए आकर्षण बढ़ जाएगा। तो बेटा बात ये, इस प्रेजेंटेशन के बारे में विचार करिए जो मैंने H3O+ और H2O के बीच में बनाया है, सही या गलत? आराम से सोच लो। हाइड्रोजन उसका काम आना चाहिए जो हाई EN के साथ जुड़ा हुआ हो, और लोन पेयर उसका जिसकी EN कम हो। अब बोल रहे हैं कि दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं, अरे भाई गौर से देखो, एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन प्लस है। अब सोचो, सोच लो आराम से, हाई EN कौन सा है, O की O+? O+, यानी किसका H काम आना चाहिए, जो O+ से जुड़ा हुआ हो। क्या काम आ रहा है? नहीं, H बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहा। ये प्रेजेंटेशन एकदम गलत है। तो क्या होगा, हाँ बेटा, O+ और O में से O की EN कम है तो इसका लोन पेयर और इसका H, ये सही है। क्या बन गया, पूरा जोड़ो तो। अगर आपने ये एक मॉलिक्यूल जोड़ा तो क्या बना, गिनो, H के 5, O के 2+। मान लो कि एक और जुड़ता, तो क्या बनता, H7O3+। और अगर एक और जोड़ दूं तो बेटा क्या बनता, H9O4+। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई? ये लोन पेयर OHH और क्या बन गया, H9O4+। सब जोड़ दिया मैंने बेटा। जब एक जोड़ा तो ये बना, दो जोड़े तो ये बना, तीसरा जोड़ा तो ये बना। और वास्तव में बेटा ये देखा गया है कि ये विलगित अणु के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। कौन कौन, H5O2+, H7O3+, H9O4+, इनका अस्तित्व है। कारण है H बॉन्डिंग। क्या कारण है, H बॉन्डिंग बेटा। तो फाइनल एक ट्रिक हमेशा दिमाग में रखोगे कि H किसका काम में लेना है, H बॉन्डिंग में हाई EN वाले का, और लोन पेयर किसका काम में लेना है बेटा, लेस EN वाले का। क्लियर है बेटा, यहां तक की बातें आप लोगों को?